तो फीचर्स में बी पॉइंट के बाद लिखेंगे सी पॉइंट। देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में और क्या क्या खास है जो हमें जरूर जानना चाहिए उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पर। अच्छा, एक बात तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि चाहे आज की दुनिया हो भारत देश की, चाहे पहले की दुनिया हो, एग्रीकल्चर हमेशा से चला आया है। हाँ, वो बात अलग है कि अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो गया है, और कभी खत्म होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए हमारा देश जाना जाता है वो चीज तो बरकरार रहनी ही चाहिए, दैट इज एग्रीकल्चर। तो जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना, जब देश हमारा आजाद हुआ था, जब भी हमारे देश में भरपूर मात्रा में क्या था, एग्रीकल्चर था। तो तीसरी खासियत हमारे देश की यही थी उस समय भी, कि हमारे देश में डोमिनेंट था। क्या डोमिनेंट था? एग्रीकल्चर डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब होता है जो बड़े पैमाने पर चलता है, जो बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है। तो हमारे देश में जगह जगह क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक हैरान करने वाली बात बताऊं ना, कि एग्रीकल्चर अगर बहुत बड़े पैमाने पर था, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा योगदान किसका होना चाहिए था? हमारे देश में सबसे ज्यादा योगदान किसका होना चाहिए था? एग्रीकल्चर का। लेकिन ऐसा नहीं था। देखो जरा, डाटा ये बताते हैं कि हमारे देश की तकरीबन 72% पॉपुलेशन, हमारे देश की लगभग कितनी पॉपुलेशन? 72% पॉपुलेशन, मतलब आधे से ज्यादा देश किसमें लगा हुआ था? आधे से ज्यादा देश के लोग किसमें लगे हुए थे? एग्रीकल्चर में। आधे से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी इसका योगदान हमारे देश की जीडीपी में, हमारे देश की जीडीपी में सिर्फ मालूम है कितना परसेंट था? 50%। अब देखना ये कि अगर हमारे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर कर रही थी, फिर भी जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर की वैल्यू उतनी थी क्यों नहीं? मतलब जब 72% पॉपुलेशन जिस काम को कर रही है, उस काम का योगदान जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट था? 50% था। क्यों? देखो, वैसे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी बुरी हालत क्यों थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी बुरी हालत क्यों थी, ये तो प्रॉपर तरीके से अभी अगला टॉपिक आने वाला है। मतलब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां पर हम प्रॉपरली समझेंगे। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा आइडिया बता देता हूं जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इतना ज्यादा पीछे रह गया। देखो, एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो होता है इरिगेशन, पानी की सप्लाई करना। और तुम्हें मालूम है खेती के लिए, कृषि करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? पानी। बिना पानी, वैसे तो देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं पानी वाला। तो अंग्रेजों के टाइम पर, मतलब जब हमारे देश के अंदर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। उल्टा वो नुकसान पहुंचाते थे फार्मर्स को, उनके साथ बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका शोषण करते थे। ये सारी बातें मैं करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अभी तो बस इतना बताना है कि हमारे इंडिया में डोमिनेंट क्या था उस समय? हमारे इंडिया में डोमिनेंट उस समय था एग्रीकल्चर। और देखो, 72% पॉपुलेशन भले ही लगी हुई थी, लेकिन फिर भी जीडीपी के अंदर कितना योगदान था? 50%। अब तुमको ऐसा लगेगा यार ये जीडीपी क्या चीज है। देखो, जीडीपी के बारे ना, जीडीपी के बारे में वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, और इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में अगर समझो तो ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इतना सा समझो। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है ना, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो समझ लो उस देश की ग्रोथ हो रही है। और अगर किसी देश की जीडीपी घटती है तो समझो उस देश की ग्रोथ नहीं हो रही है, उल्टा कम हो रही है। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें एग्रीकल्चर का ज्यादा से ज्यादा कितना रोल था? 50%। और जबकि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी लगी हुई थी? 72%। हैरान करने वाली बात है ना। ये तो वही बात हो गई, एक घर का पूरा परिवार कमा रहा है, एक घर में 10 मेंबर हैं, और 10 मेंबर में से कितने लोग कमा रहे हैं? 7 मेंबर कमा रहे हैं।
7 मेंबर कमा रहे हैं और फिर भी घर के अंदर पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है। सोचो, जब 7 लोग कमाते हैं तो पैसा अच्छा खासा दिखना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा हो नहीं रहा था उस समय। क्यों नहीं हो रहा था? अभी मैंने बताया, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं और कोई से भी संसाधन बिना पैसों के नहीं चलता है। और पैसा उस समय कौन लूट रहा था? अंग्रेज लूट रहे थे। वो वही चीजें कर रहे थे जिसमें उनका खुद का फायदा हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे जिसमें हमारा फायदा है। एक एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में रेलवे लेकर आए। बिल्कुल सही बात, हमारे देश में रेलवे अंग्रेज ही लेकर आए थे फर्स्ट टाइम। लेकिन क्यों लेकर आए थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो रेलवे वो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारा कच्चा माल, हमारा रॉ मटेरियल उनके देश में जा सके और वहां से फिनिश गुड्स बनकर हमारे देश में आ सके, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। और हमारा प्रोडक्ट फोकट में वहां पर ले जाने के लिए लेकर आए थे वो रेलवे, ना कि हमारा भला करने के लिए लेकर आए थे, है ना। हाँ, वो बात अलग है, जब अंग्रेज चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो रेलवे भी लेकर चले जाएंगे, अपनी रेलवे रह गई। खैर कोई बात नहीं, ये तो एक अच्छी बात है, आज रेलवे का इस्तेमाल होता है। लेकिन मकसद उनका ये नहीं था कि देश को आगे बढ़ाना है, मकसद उनका ये था कि उनको अपना माल बिकवाना है, अपना माल बिकवाने के लिए वो लेकर आए थे। ठीक है, खैर मैं मुद्दे से भटक गया, अभी हम वापस इस पर आ जाते हैं, एग्रीकल्चर पर। रेलवे वाला भी टॉपिक इस चैप्टर में है। तो देखो ये किताब है ना, पूरी की पूरी चैप्टर 1 सच्चाई उगल रही है कि अंग्रेजों ने हमारा क्या हाल मचाया था। और अंग्रेज जाने के बाद जो यहाँ के राजनेताओं ने हमारे देश का हाल मचाया है, वो तुम्हें आगे के चैप्टर्स बताएंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर्स तुम्हें ये बताएंगे कि कैसे दुर्गति बाकी के लोगों ने करी हमारे देश की। तो डोमिनेंट एग्रीकल्चर के आगे लिखो। डोमिनेंट का मतलब मैंने बता ही दिया, जो बड़े पैमाने पर होता था और होता है और होता रहेगा, क्या? एग्रीकल्चर। तो लिखो डोमिनेंट एग्रीकल्चर के लिए, एज वी नो दैट, as as we know that, as we know that का मतलब होता है जैसा कि हम जानते हैं। वैसे तो हम कुछ नहीं जानते हैं, ये तो मैं बता रहा हूं इसलिए तुम लोग जानते हो, वरना पता थी ये सारी बातें? शायद पता हो। as we know that agriculture sector, as we know that agriculture sector is the agriculture sector is the प्रिंसिपल सोर्स। प्रिंसिपल सोर्स का मतलब होता है मुख्य। हमारा जो मुख्य सोर्स था वो क्या था? हमारा जो मुख्य काम था अपना जीवन चलाने के लिए, वो क्या था? एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। बोर्ड पे लिखा हुआ है लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है अपनी जीविका। अपनी जीविका, जीविका मतलब अपना जीवन चलाना। बताओ जीवन किससे चलता है? पैसे से। और पैसा किससे आता था? एग्रीकल्चर से। समझ रहे हो ना? इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल सोर्स जो था हमारा जीवन चलाने का, वो बेचारा एग्रीकल्चर ही था। फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो। तो अब देखो बोर्ड पे, भले ही मैं कह रहा हूं कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चलता था? एग्रीकल्चर की वजह से चलता था, लेकिन जरा अभी मुझे बताओ, क्या ये उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ, क्या प्रोडक्शन लेवल बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था? क्या प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा था? क्या हमारे देश में उत्पादन बहुत तेजी से फैल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बदतर हुआ पड़ा था। तो प्रोडक्शन नहीं था, प्रोडक्टिविटी नहीं थी, सब कुछ नाश हो रहा था। तो लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो बट बिकॉज ऑफ लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, बोर्ड पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। तुम कहोगे प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? बोर्ड पे देखो जरा, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में फर्क है।
प्रोडक्टिविटी में और प्रोडक्शन में फर्क होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, क्या है तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर लैंड, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, ये हेक्टेयर में होती है, मतलब बहुत बड़ी लैंड होती है, ये तो हेक्टेयर में मेजर की जाती है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है 1 हेक्टेयर लैंड में तुम कितना गुड्स प्रोड्यूस करते हो, कितनी फार्मिंग करते हो, कितना अनाज पैदा करते हो, ये मतलब होता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी हमें ये बताती है कि 1 हेक्टेयर में तुम कितना उत्पादन कर लोगे, और प्रोडक्शन ये बताता है कि तुम पूरी की पूरी लैंड पर टोटल कितना कर लोगे। प्रोडक्शन में हम किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन में हम बात करते हैं टोटल की, और प्रोडक्टिविटी में हम किसकी बात करते हैं? प्रोडक्टिविटी में हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की। समझ रहे हो? एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि तुम 1 महीने में कितना कमाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो? ये मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, इकोनॉमिक का एग्जांपल नहीं है, मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं। 1 महीने की कमाई प्रोडक्टिविटी, पूरे साल में टोटल कितना कमा लेते हो, दैट इज योर प्रोडक्शन, है ना। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है 1 हेक्टेयर लैंड पर कितना प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन का मतलब है कि तुम पूरे साल भर में पूरी लैंड पर टोटल कितना प्रोडक्शन करते हो। तो मुझे बताओ, जब 1 हेक्टेयर पर कम होएगा तो टोटल भी तो अपने आप कम हो जाएगा ना भाई। जब 1 हेक्टेयर लैंड पर कम प्रोडक्शन होगा तो टोटल में भी तो अपने आप कम हो जाएगा। तो ना तो उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, और जब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं था। इसके बारे में एग्रीकल्चर के टॉपिक में खुलकर लिखवाऊंगा कि कितना था कितना नहीं था। अभी तो हम सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट कवर कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर था तो कैसा था। अब समझ में आ रहा है ना कि अगर 72% हमारी पॉपुलेशन काम कर रही है तो जीडीपी के अंदर उसकी वैल्यू 50% क्यों है ना भाई। अगर देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है तो जीडीपी के अंदर उसकी वैल्यू सिर्फ 50% क्यों दिखती है? इसीलिए दिखती है, काम तो 70% कर रही थी लेकिन फायदा हो नहीं रहा था। भाई फायदा होगा तो दिखाई देगा ना। देखो, मान लो एक कमरे में 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट 20% बच्चों का आता है। क्यों? क्योंकि समझ ही 20% बच्चों को आ रहा है। दिख तो ऐसा रहा है कि बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे केवल 20% है। तो प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो रिजल्ट आएगा ना। तो वही वाली बात है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि 70% पब्लिक लगी हुई है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की वजह से प्रोडक्शन ठप हो जाता है, और प्रोडक्शन ठप हो जाता है तो जीडीपी के अंदर दिखाई नहीं देता। जीडीपी के अंदर कहां से दिखाई देगा? तुम्हें दिखाई तो ऐसा रहा है कि 10 महीने ट्यूशन पढ़ा, 12 महीने ट्यूशन पढ़ा, लेकिन मार्क्स जब आएंगे ना एग्जाम में तब पता चलेगा कि जीडीपी में तुम्हारा कितना योगदान था। देखो मैं कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, और बिल्कुल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगा अपने बारे में बातें, अगर उसको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो ऐसा कोई लेटेस्ट एग्जाम्पल कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करता जितना लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो भी ऐसी बुक में जो थ्योरी की बुक है, और पूरी बुक के अंदर एग्जाम्पल में दे सकता हूँ। तो तुमने देखा होगा मैं एक एक लाइन पर कितना कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोचो, वो तो मेरे पास टाइम लिमिट में है, इसलिए मुझे आगे के पॉइंट लिखवाने होते हैं, वरना मैं तो इसी पर ही चिपक जाऊं। तो मैंने लिखवाया, एज वी नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, बट बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो बताओ, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, तो क्या प्रोडक्शन होगा? प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो लिख लो, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी there is very low production, there is very low production to GDP, there is very low production, sorry, there is very low production काट दो, there is very low contribution, देयर इज वेरी लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। भाई जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से दिखाई देगा? जब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है ना। देयर इज वेरी लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, अब लिखो नंबर 1 पॉइंट, डोमिनेंट एग्रीकल्चर के लिए नंबर 1 पॉइंट लिखो, छोटे छोटे 2 पॉइंट लिखवाऊंगा। लिखो नंबर 1 में,
तो मैंने बताया तकरीबन कितनी परसेंट पॉपुलेशन लगी हुई थी, 72%। और बहुत होती है 72% पॉपुलेशन। ऐसे समझ लो कि अगर हम 10 करोड़ हैं, हालांकि 10 करोड़ तो तब भी नहीं थे हम, तब भी नहीं थे 10 करोड़, मान लो 10 करोड़ है तो 7 करोड़ की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है। समझ रहे हो, 7 करोड़ की पॉपुलेशन, इतनी पब्लिक लगी हुई थी एग्रीकल्चर में। आज कम हो गई है क्योंकि बहुत सारे काम निकल आए। पहले इतना कुछ नहीं था करने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा, पहले तो सिर्फ एक ही चीज थी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, सब कुछ एग्रीकल्चर। तो लिखो नंबर 1, लिखो अबाउट 72%, अबाउट 72% कंट्रीज पॉपुलेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अबाउट 72% कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब कि देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, अबाउट 72% कंट्रीज पॉपुलेशन was engaged in agriculture। किसमें लगी हुई थी बेचारी, एग्रीकल्चर में, was engaged in agriculture। बहुत ही बढ़िया, भगवान ऐसे ही लगाए रखें, engaged in agriculture। ठीक है, तो देखो लग रही थी 72%, लेकिन क्या फायदा मिल रहा था 72%? नहीं, फायदा मिल रहा था 50%। तो लिखो नंबर 2 में, नंबर 2 में लिखो एग्रीकल्चर सेक्टर contributes only, agriculture sector contributes only 50% to the GDP। agriculture sector contributes only 50% to the GDP, 50% to the GDP। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे था, तकनीक के मामले में भी और बहुत सारे मामलों में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा वहां पर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर contributes only 50% to the GDP, which represents its backward nature, which represents its backward। मैंने तुम्हें बैकवर्ड का मतलब पहले ही बता दिया था, देखो ये आया हुआ ना, लिखा हुआ भी अभी तक, बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड मतलब पीछे, मतलब हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही पीछे रह गया, पिछड़ा हुआ, पुराने तरीके से चलने वाला काम। विच रिप्रेजेंट्स इट्स बैकवर्ड नेचर, मतलब हमारा एग्रीकल्चर बहुत पीछे होता जा रहा था। विच रिप्रेजेंट्स इट्स बैकवर्ड नेचर, बैकवर्ड नेचर। एक एग्जांपल देता हूं बैकवर्ड का। देखो, एक स्कूल ऐसा है जहां पर टीचर इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, प्रोजेक्टर्स पर पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, बच्चे टैबलेट पर नोट्स वगैरह बनाते हैं, सब कुछ बहुत ही एडवांस्ड होता है। समझ रहे हो? अब एक दूसरा स्कूल देखो, एक स्कूल ऐसा है जहां पर टीचर आते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, बच्चे कॉपी किताब लेते हैं और उन पर लिखने का काम करते हैं। ये प्रोसीजर चलता है। देखो दोनों में कौन सा बैकवर्ड है बताओ? ये वाला बैकवर्ड माना जाएगा ना, पुरानी तकनीकों से चलने वाला स्कूल, पुराने तरीकों से पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई, नई तकनीक से चलने वाला स्कूल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला स्कूल, एडवांस तरीके से पढ़ाई की जाने वाली स्कूल। तो इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड और इसे बोलते हैं एडवांस्ड, फॉरवर्ड, डेवलप्ड स्कूल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर को समझ लो। आज का एग्रीकल्चर और जब का एग्रीकल्चर बहुत फर्क है। आज हर एक एग्रीकल्चर अगर जब करता है कोई फार्मर, तो उसके पास ऐसे ऐसे ट्रैक्टर होते हैं, थ्रेशर्स मशीन होती हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बीज होते हैं। तुम्हें मालूम है ऐसे ऐसे साइंटिफिक बीज तैयार हो रहे हैं जिनसे प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है।
और फिर तुम्हें मालूम भी होगा हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है, कब का। अभी हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। इस वाली किताब के अंदर पता है एग्रीकल्चर नाम का ही एक चैप्टर है, एक चैप्टर आएगा उसका नाम ही एग्रीकल्चर है, या तो सेकंड चैप्टर है या थर्ड चैप्टर है। सोचो उस चैप्टर में हमें पढ़ना ही क्या है, उस चैप्टर में हमें एग्रीकल्चर ही पढ़ना है सारा का सारा। एक चैप्टर आएगा पॉवर्टी, बताओ एक चैप्टर में हमें पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में, सारी की सारी गरीबी है उसके अंदर। बताओ चैप्टर का नाम भी गरीब है। तो तुम समझ रहे होंगे सारी चीजें इस बुक को करने के बाद तुम्हें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। लेकिन अभी मैं चाहकर भी तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें इतना सारा ही बताता रहूंगा तो चैप्टर 1 तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे समझ लो कि चैप्टर 1 है ना, एक तरीके से पूरी की पूरी बुक का एक तरीके से मिक्सअप है, कुछ टॉपिक करके इसने सब कुछ ले रखा है। इसलिए मैं इतना ज्यादा बोलता हूं चैप्टर 1 में। एक बार चैप्टर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तुम्हें लिख लिख कर टेस्ट दे दोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं बाकी के चैप्टर समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी। मैं लिखकर दावा कर सकता हूं इस चीज का। चलो खैर वापस इस चीज पर आ जाते हैं। तो मैं लिखवा रहा था विच रिप्रेजेंट्स इट्स बैकवर्ड नेचर, बैकवर्ड नेचर। तो देखो वैसे तो बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर ही था, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्री थी, हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी हमारे देश में ऐसे ऐसे कारीगर थे जो हाथों से इतनी बड़ी या बुनाई करते थे, हाथों की कारीगरी करते थे, ऐसे ऐसे शिल्पकार थे, ऐसी कमाल की मूर्तियां बनाते थे, मुंह मांगी कीमत मिलती थी, मुंह मांगी। राजा महाराजा बदले में सोने के सिक्के देते थे, चांदी के सिक्के देते थे उन शिल्पकारों को। लेकिन जब से ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि यार इनका ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, इनका ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम है ये तो बड़ा खतरनाक काम है, ये तो हमारे गुड्स को चलने नहीं देगा, ये तो हमारा सामान मार्केट में टिकने नहीं देगा। एक काम करो, इन पर लगाना शुरू करो टैक्स और हमारा प्रोडक्ट कर दो टैक्स फ्री। देखा अंग्रेजों की बुद्धि इतनी चालू थी, हमारे जो प्रोडक्ट होते थे पहली बात तो उनको बनाना बड़ा मुश्किल कर दिया गया था, कितने लोगों पर अत्याचार करना शुरू करा, और तब भी नहीं माने ना तो हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट पर तो लगाना शुरू कर दिया टैक्स और अपने गुड्स कर दिए टैक्स फ्री। इसका मतलब ये हुआ, तुम्हें मालूम होगा जब किसी गुड्स पर टैक्स लगता है तो टैक्स लगने से उसका रेट बढ़ जाता है, टैक्स लगने से उसका क्या बढ़ जाता है, रेट। तो हमारा प्रोडक्ट हो गया महंगा और उनका प्रोडक्ट हो गया सस्ता। बताओ ये भेदभाव कर रहे हैं ना वो गलत काम करते रहे, लगातार करते रहे। तो देखो अपने गुड्स को फ्री, टैक्स फ्री कर देना और हमारे गुड्स पर टैक्स लगा देना, इस तरह की पॉलिसी वो इस्तेमाल करते थे और इस पॉलिसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, हमारे प्रोडक्ट को महंगा कर देना और अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर देना, हमारे प्रोडक्ट को दबा देना और अपने प्रोडक्ट को उठा देना। तो हमारे देश के अंदर एक तो पहले उद्योगों की कमी थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना हमारे देश में ज्यादा कोई उद्योग थे नहीं, ज्यादा इंडस्ट्री थी नहीं, लेकिन जो बची कुची थी ना उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया था अंग्रेजों ने। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लिखो डी में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्लीक, पहले लिख लो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक का मतलब होता है ठंडा पड़ जाना, ब्लीक का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, ब्लीक का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाना। तो बताओ इन सब के पीछे कौन थे, अंग्रेज लोग। उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को लगभग पता है क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। ये तो जब तक हमारे देश में राजा थे, महाराजा थे, तब तक तो इनकी कदर होती थी, किनकी, हैंडीक्राफ्ट की, शिल्पकारों की। वो तो बड़ी इनको स्वर्ण मुद्राएं देते थे, सोने के सिक्के देते थे, आभूषण देते थे। लेकिन जब से हमारे देश में अंग्रेज आए तो बेचारों की मिट्टी पलीत हो गई, फिर इनका कुछ नहीं हुआ, फिर तो ये धड़ाधड़ करते 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 गायब होते चले गए। और मैंने तुम्हें बता ही दिया ये कैसे बर्बाद करे, इनको बर्बाद करा उनकी टैक्स पॉलिसी ने।
हमारे प्रोडक्ट पर अंधाधुंध टैक्स लगाया गया और अपने प्रोडक्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया। इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, अपने प्रोडक्ट को उठाना और हमारे प्रोडक्ट को दबाना। इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा होता चला गया, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है ठंडा पड़ जाना। कहते नहीं है यार इस बंदे में बात नहीं रही, ठंडा पड़ गया, बिल्कुल समझ रहे हो ना कितनी गहराई वाली बात कर रहा हूं मैं। तो लिखो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लिखो अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेल नोन। बोर्ड पे लिखा हुआ है वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है फेमस। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर किस चीज के लिए फेमस था, अभी बताया ना, हाथों की कारीगरी। आजकल एक चीज और चलती है, हाथ की सफाई, है ना, उस चीज के लिए भी फेमस है। अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज, अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स बट आफ्टर ब्रिटिश रूल। देखो पहले तो इनके मजे थे, ये जो हैंडीक्राफ्ट लोग होते थे ना, जब राजा महाराजा थे तब तक तो मजे थे, लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए तब इनको दिक्कत हुई, उन्होंने बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने इनको। तो लिखो बट आफ्टर ब्रिटिश रूल, बोर्ड पे लिखा हुआ है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश का बी कैपिटल लिखना, है ना, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल बी लिखना ब्रिटिश। माना कि ये हमारे दुश्मन थे लेकिन लिखना पड़ेगा कैपिटल बी। बट आफ्टर ब्रिटिश रूल इट वॉज सिस्टमेटिकली, आफ्टर ब्रिटिश रूल इट वॉज सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली तो लिख लोगे ना, आफ्टर ब्रिटिश रूल इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है खत्म कर देना, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। किन्होंने बर्बाद करा, अंग्रेजों ने। किसको बर्बाद करा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, हैंडीक्राफ्ट था, हाथों हाथों का काम चलता था। हमारी तो मैन पावर ही इतनी जबरदस्त थी, हमारी मानव शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि इनकी मशीनें फेल हो जाती थी। ऐसी मानव शक्ति हमारे देश के लोगों में पाई जाती थी। इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय, कैसे बर्बाद करा था उन्होंने, वो अपनी पॉलिसी लेकर आए थे। और अभी मैंने नाम बताया पॉलिसी कैसी थी। पॉलिसी ऐसी थी कि हमारे देश के प्रोडक्ट पर तो लगता था टैक्स, और ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आते थे उनके प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो ब्रिटेन के प्रोडक्ट सस्ते होते चले गए और हमारे प्रोडक्ट महंगे होते चले गए। जब हमारे प्रोडक्ट महंगे होते चले गए तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, और उनके प्रोडक्ट सस्ते होते चले गए, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। बस ऐसे करते करते हमारे हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गए। तो मैंने लिखवाया इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय डिस्क्रिमिनेटरी, बोर्ड पे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज। इन्होंने नीतियां ऐसी बनाई, इन्होंने कानून ऐसे बनाए, इन्होंने योजनाएं ऐसी बनाई, इन्होंने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई जिससे हर कदम पर हमारे देश को बर्बाद किया जा सके। सबसे पहले हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम पर इन्होंने प्रहार करा। पहले हमारे देश में गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल, जहां पर बच्चों को सिखाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। इन्होंने प्रहार करा हमारे गुरुकुलों पर। वहां पर गुरु हुआ करते थे, शिक्षक तो अब हो गए, पहले गुरु होते थे। गुरु में और शिक्षक में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आधे जनता को यही नहीं पता कि गुरु क्या है और शिक्षक क्या है। कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं, आज स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी कुछ लोग यूं कह देते हैं ये तो बेटा गुरुजी हैं, पैर छुओ गुरुजी के। उन्हें ये नहीं पता कि ये शिक्षक है, गुरु अलग होता है, गुरु शिक्षक से और ऊपर होता है। खैर अभी मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता ना, हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, यहाँ पर ज्यादा ज्ञान नहीं फैलना है। कभी फुर्सत मिलेगी तो बता देंगे। तो देखो कैपिटल डी, है ना, कैपिटल डी के बाद
अब हम आगे काम करेंगे। तो देखो अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ लोग रह जाते हैं तो उनकी ना हमको आदत पड़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एसी होता है ना, एसी एयर कंडीशनर, तुम्हें भी मालूम है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और मैंने भी चला रखा है, कमाल की बात है इस समय तो, ठीक है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग चलाते हैं, खूब चलाते हैं, है ना। और अगर 2-3 दिन ना मिले तो परेशानी हो जाएगी, और अगर कोई हटवा कर ले जाए, उखाड़ के ले जाए, तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। वही हमारे साथ हुआ। कुछ चीजों की आदत लग जाती है या तो खुशी से या मजबूरी से, कुछ चीजों की आदत लग जाती है या तो खुशी से या मजबूरी से, ठीक है। तो देखो हमारे देश की तो मजबूरी थी, जब हमारे देश में से अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए तो बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो हमारे देश में नहीं थे, जो हमारे देश में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमारा देश उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। ना तो हमारे अंदर ताकत थी कि हम उन चीजों को बना सके, ना ही हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम उनको बना सके, और ना ही हमारे पास कैपिटल थी, पैसा भी नहीं था। तो भाई क्या करते, हार कर हमें बाहर के देशों से खरीदना पड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपोर्ट्स। इंपोर्ट होता है ना, देखो अब मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स के 2 शब्द बताता हूं, अगर पहले से मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है मालूम तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आई एम ऑलवेज देयर। तो देखो एक चीज होती है एक्सपोर्ट और एक चीज होती है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देशों से खरीदना, बाय करना, और एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों को बेचना, मतलब कि सोल्ड करना। तो होता क्या था, हमारे हमको जरूरत पड़ती थी बहुत सारी चीजों की, और वो हमारे पास नहीं थी। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई कारखाना चलाना है, और कारखाना चलाने के लिए तुम्हें मशीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। कारखाना खोलोगे तो कारखाने में काम करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएगी, नहीं थी हमारे पास, ना तो मशीन थी, ना मशीन को बनाने की टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास उस समय। तो हम हार के बेचारे क्या करते, बाहर के देशों से इंपोर्ट करते थे, और खूब इंपोर्ट करते थे, थोड़ा बहुत नहीं, खूब इंपोर्ट करते थे। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें मालूम है ना, अगर आज हमारे देश की किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है, अगर आज हमारे देश की दूसरे देश के साथ क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो हमको डिफेंस के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हमारे सैनिकों के पास बंदूक होनी चाहिए, हमारे सैनिकों के पास बम होने चाहिए, हमारे पास ये भी नहीं थे, हमारे पास ये चीजें भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने इस कदर हमें खोखला कर रखा था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तभी तो अंग्रेज छोड़कर चले गए कि यार इसमें दम नहीं बचा, छोड़ो इसे, खोखला कर दिया हमने इसे। जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी में दीमक जब घुस जाती है तो दीमक उस लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, बिल्कुल वो हालत हमारी कर दी थी अंग्रेजों ने। अच्छा तुमने देखा हो घरों में सिलाई मशीन होती है ना, कपड़ा सिलने की मशीन होती है, सिलाई मशीन तक हम दूसरे देशों से खरीदते थे। आज हमारे देश में तुमने देखा होगा हर गली मोहल्ले में सिलाई मशीन तुम्हें देखने को मिल जाएगी, कोई भी बंदा कहीं पर भी खरीद सकता है जाकर, उस समय नहीं थी हमारे देश में। अब तुम अंदाजा लगा लो, जो सिलाई मशीन आज गली गली तुम कहीं पर भी जाकर मालूम करो, तुम्हें कोई भी बता देगा कहां पर मिलेगी। उस समय ये सिलाई मशीन हम क्या करते थे, दूसरे देशों से खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे, हम इस तरह की चीजों को इंपोर्ट करते थे। आज कौन सी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवाई अपने देश में नहीं है। पहले मेडिसिन ही नहीं होती थी हमारे देश में, दवाइयों को इंपोर्ट करते थे। तुमने देखा होगा मिट्टी का तेल होता है, स्टोव में डालते हैं, अब तो स्टोव भी नहीं पता होगा तुम्हें स्टोव क्या होता है, तो मिट्टी का तेल तक बाहर के देशों से मंगाया जाता था। बाइसिकल होती है ना, बाइसिकल, नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम इसको साइकिल बोलते हैं, साइकिल, साइकिल का इंपोर्ट होता था। सोचो कितनी घिनौनी बात बता रहा हूं मैं। आज हमारे देश में मोटरसाइकिल तैयार होती है, स्कूटर तैयार होता है, कार तैयार होती है, उस समय साइकिल हम इंपोर्ट करते थे बाहर के देशों से, साइकिल। अब इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कितनी दुर्गति उन्होंने हमारे देश की मचाई थी कि हमें साइकिल तक बाहर के देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, तब हमें वो साइकिल मिलती थी, ठीक है। अब लिखो कैपिटल ई लास्ट, हैवी इंपोर्ट्स। हैवी इंपोर्ट्स का मतलब है हम खूब इंपोर्ट्स करते थे, बहुत ही बड़े लेवल पर, थोड़ा बहुत नहीं,
अभी मैंने बता दिया कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, तो क्या इतने सारे एग्जाम्पल हैं? और भी बहुत सारे हैं, वो तो मैंने दिए नहीं है। तो लिखो हैवी इंपोर्ट्स के लिए लिखो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ड्यूरिंग, तो देखो इस तरह के इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, इन टॉपिक्स को पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ किताबों को पढ़कर कि रियलिटी में उन्होंने हमारे देश का क्या हाल करा था। क्योंकि टीचर होने के नाते हूं तो मैं भी एक इंडियन, है ना, तुम भी इंडियन हो वैसे तो ये चीजें काफी गंभीर है कि हमारे देश के साथ इतना बुरा सलूक उन्होंने करा, और जिनका डंका हम आज भी अपने सर पर लेकर बैठे हुए हैं। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस देयर इज लार्ज डिपेंडेंसी। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस देयर इज लार्ज डिपेंडेंसी। बोर्ड पे लिखा हुआ है डिपेंडेंसी। देयर इज लार्ज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, मतलब हम किस पर डिपेंड थे? हम डिपेंड थे इंपोर्ट्स पर। हम किस पर डिपेंड रहते थे? इंपोर्ट्स पर। लार्ज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। लार्ज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, बाहर के देशों से खरीदना, है ना, इंपोर्ट करना। लार्ज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है। क्या क्या खरीदते थे? बहुत सारी चीजें खरीदते थे, लेकिन 3 चीजें बता देता हूं। लिखो नंबर 1, पहले नंबर पर हम खरीदते थे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, पहले मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि ये कैपिटल गुड्स क्या होता है। बोर्ड पे देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि तुम्हें अगर कोई फैक्ट्री चलानी है तो फैक्ट्री को चलाने के लिए तुम्हें मशीन लगानी पड़ेगी। तो ये जो मशीन होती है ना, मशीन क्या मानी जाती है? कैपिटल गुड्स। किसी भी काम धंधे को करने के लिए तुम्हें जिस चीज का इस्तेमाल करना होता है वो तुम्हारी कैपिटल गुड मानी जाती है। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, पढ़ाने के लिए मुझे लैपटॉप पर काम करना होता है, लैपटॉप मेरा क्या माना जाएगा? कैपिटल गुड, ठीक है। मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं, कमरे में मान लो एसी लगा हुआ है, तो एसी से ठंडी हवा आती है, हम रिलैक्स करके पढ़ाई करते हैं, तो एसी मेरे लिए क्या माना जाएगा? कैपिटल गुड। जिस चीज का इस्तेमाल हम अपने काम धंधे में करते हैं, जिस चीज का इस्तेमाल हम अपने काम धंधे में करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, 1 या 2 बार नहीं, हर साल करते हैं। बताओ एसी क्या हर एक साल बदल जाता है? एसी नहीं। क्या हर साल लैपटॉप बदल जाता है? नहीं। जो चीज लंबे समय तक चलती है वो चीज हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल गुड। फॉर एग्जाम्पल मशीन। मशीन इस तरह की आइटम होती है जो 1 या 2 साल में नहीं बदलती, सालों साल चलती है ना। अकाउंट वाले बच्चे इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। खैर अब तो सब समझ जाएंगे। अब लिखो कैपिटल गुड्स के लिए, तो हम इस चीज का भी क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, हमारे पास नहीं था कुछ भी। तो लिखो इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी। इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी। इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, लिख लोगे मशीनरी। पहले तो मशीन लिखना, पहले तो मशीन लिखना, फिर आर वाई लगा दो, मशीनरी। इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब यही होता है कि मशीनरी खरीदते थे या मशीन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो भी खरीदते थे। मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ प्रोडक्शन ही तो करते हो इन चीजों का इस्तेमाल करके, और क्या करते हो? रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब लिखो नंबर 2, मैंने बताया कि सरकार के पास अगर युद्ध हो जाए कहीं पर तो हमें हमारे सैनिकों के पास बम होना चाहिए, हथियार होने चाहिए, गोला बारूद होना चाहिए। उस समय कुछ नहीं था, दूसरे देशों से मांगना पड़ता था। तो लिखो डिफेंस इक्विपमेंट्स। अगर हमारा युद्ध हो जाता है किसी से तो हमारे पास है ना, खुद को बचाने के लिए भी बंदूक नहीं थी, हमारे पास खुद को बचाने के लिए भी बम नहीं था, ना गोला बारूद था, ना कुछ था। आज तो हमारे देश के पास बहुत कुछ है, न्यूक्लियर वेपन है हमारे देश के पास। उस समय की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस में क्या था। तो लिखो
तो बताओ, हमारा देश आजाद हुआ था, खुशी थी कि देश आजाद हुआ है, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और खुशी थी? नहीं, कोई और खुशी नहीं थी। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, सच में खुशी थी ही नहीं आजादी के अलावा। बस एक ही झुंझुना था हमारे हाथ में कि देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए। इसके अलावा कुछ और खुशी नहीं थी। तो लिखो डिफेंस इक्विपमेंट में, हाँ डिफेंस इक्विपमेंट में लिखो आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस इसका मतलब होता है सैनिक दल। क्या मतलब होता है इसका? सैनिक दल मतलब हमारी सेना, हमारी सेना। तो बताओ, हमारी सेना के पास सब कुछ था? क्या उनके पास हथियार थे? क्या उनके पास बम थे? कुछ नहीं थे। तो लिखो आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो डिपेंडेड, आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो डिपेंडेड ऑन इंपोर्ट्स। बेचारी, बाहर से बम आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो डिपेंडेड ऑन इंपोर्ट्स फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब सामान, डिफेंस वाला सामान। डिफेंस इक्विपमेंट के एग्जांपल मैंने बता दिए है ना, बंदूक, गोला बारूद, बम, ये सब। इंपोर्ट्स फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, इंपोर्ट्स फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। तो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड रहते थे बेचारे। हमारे सेना के पास तो बम भी नहीं था। अब लिखो तीसरा, 2 पॉइंट लिखवाए ना, कैपिटल गुड, डिफेंस इक्विपमेंट। तीसरा लिखो कंज्यूमर, कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब होता है? जो बच्चे 11वीं क्लास में ढंग से मेहनत करके आते हैं ना, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखो, कंज्यूमर गुड्स उन्हें कहते हैं जो सीधा सीधा कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। जैसे कि तुमने बाजार से कॉपी खरीदी और कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया, तुम एक कंज्यूमर हो। मैंने बाजार से एक शर्ट खरीदी ब्लू कलर की और मैंने पहनकर पढ़ाया, मैं क्या माना जाऊंगा? कंज्यूमर माना जाऊंगा। ठीक है। तो देखो, घर में हम कपड़े सिलते हैं, सिलाई मशीन। बीमार पड़ जाते हैं, दवाइयां। खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल से चूल्हा जलेगा, तब जाकर खाना पकेगा। कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी। जो रोज की जरूरत की चीजें होती थी ना, वो चीजें भी नहीं थी हमारे पास। सोचो, एक समय था पूरी दुनिया में हम सप्लाई कर रहे थे और अंग्रेजों ने हमें उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया कि हम दूसरों से मांग रहे हैं। पहले हम दूसरों को देते थे और अंग्रेजों ने हमारी वो हालत कर दी कि हम दूसरों से लेते हैं। अब बस इसी लाइन में पूरा खेल है, इसी लाइन को समझ जाओ कि पहले हम देते थे और अब हम लेते हैं। तो लिखो कंज्यूमर गुड्स के लिए डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स लाइक, डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन्स। लिख लोगे स्विंग मशीन्स, स्विंग स्विंग, इसको हम सिलाई मशीन बोलते हैं, स्विंग मशीन्स। स्विंग मशीन्स कॉमा मेडिसिन, मेडिसिन समझते हो, दवाई, मेडिसिन कॉमा कैरोसिन ऑयल, इसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल। आम भाषा में घासलेट बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल कॉमा बाइसिकल्स, बाइसिकल्स वही जो नॉर्मल साइकिल होती है। बताओ, हमारे देश की वो हालत थी, साइकिल तक भी नहीं थी हमारे पास। बाइसिकल्स एटसेट्रा, क्योंकि अगर मैं सब लिखवाने लग जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें थी ऐसी। स्विंग मशीन्स, मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स एटसेट्रा, ऑल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम एब्रोड। ये सारी चीज हम एब्रोड से मंगाते थे। एब्रोड का मतलब होता है विदेश, एब्रोड का मतलब क्या होता है? विदेश। ऑल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम, ऑल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड की स्पेलिंग लिखवा दूं? चलो तुम भी क्या याद रखोगे, लिख देता हूं, एब्रोड, ऑल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम एब्रोड। कहां से इंपोर्ट होता था? एब्रोड से। बताओ, साइकिल तक नहीं थी हमारे पास।
ठीक है। तो इतने बुरे उन्होंने हमें हमारे हालात बनाए, बहुत ही दिक्कत थी। देखो दिक्कत तो कुछ वो भी थी और दिक्कत कुछ ये भी थी कि हमारे देश में जो है, अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, पूरा देश है ना दो भागों में बटा होता है। एक तो वो भाग जो रूरल होता है और एक वो भाग जो अर्बन होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, 12वीं तक पहुंच जाते हैं, कुछ होनहार बच्चे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि रूरल और अर्बन का क्या मतलब है। देखो रूरल मतलब गांव देहात वाला एरिया, आम भाषा में बोलूं तो देश का वो हिस्सा जहां पर गांव होते हैं। और अर्बन बोलूं तो देश का वो हिस्सा जहां पर शहर होते हैं, सिटीज होती हैं, एडवांस चीजें होती हैं। मुझे बताओ अगर किसी से बोलें कि गांव के स्कूल में जाकर शिक्षा लेने का काम करो, गांव में जाकर डॉक्टर से सेवाएं लेना शुरू कर दो, जाकर गांव में रहो, गांव में टीवी देखो, सब कुछ गांव में करो, तो वो कहेगा हट गांव में क्या होता है। बिल्कुल वही हालत। अब बात करते हैं शहरों की। तो देखो हर कोई क्या करता है, शहरों में आना चाहता है, शहरों में पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, शहरों में सिस्टम बहुत अच्छा होता है, शहरों के अंदर हॉस्पिटल्स होते हैं, शहरों के अंदर घूमने की जगह होती है, तो वो शहर शहर करते रहते हैं। गांव वालों को एक ही चीज लगी रहती है, शहर 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 शहर। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा शहर थे ही नहीं। एक आइडिया दे देता हूं कि हमारा देश के अंदर लगभग 86% कैसा एरिया था, रूरल एरिया था। बताओ, तो बताओ शहर कितने बचे, 14% बचे। बहुत ही कम है ना, रियलिटी यही है, बहुत ही कम है। आज धीरे धीरे गांव कम होते जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गांव खत्म हो गए, गांव तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम होते जा रहे हैं गांव का एरिया। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें कब की, 1947 की, तो अर्बन एरिया इतना नहीं था जितना कौन सा एरिया था, रूरल एरिया था। तो रूरल एरिया तकरीबन कितना था, 86%। तो 14% क्या आ गया, अर्बन एरिया। मतलब अर्बन एरिया बहुत ही कम था। अब दिक्कत ये नहीं कि रूरल एरिया इतना ज्यादा है, दिक्कत ये है कि रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, रूरल एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते और उनके पास है ना एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ और नहीं होता। दिक्कत ये है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास अच्छी अच्छी दवाइयां नहीं है, खाने के लिए ढंग का खाना, रहने के लिए जगह और बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उनके पास है ना करने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा ज्यादा कुछ था ही नहीं। और सोचो, और एग्रीकल्चर की तो पहले ही हालत खराब थी। मैंने तुम्हें बताया ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को तो वैसे ही नोच रखा था अंग्रेजों ने। तो एक लास्ट पॉइंट लिखो एफ के अंदर, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण। हमारे देश में शहरीकरण था, हमारे देश में शहर थे, लेकिन बहुत ही क्या थे, लिमिट में थे। बहुत ही क्या थे, लिमिट में थे, मतलब कि बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे। भाई 14% थे, ये भी कोई होता है। तो लिखो लिमिटेड अर्बनाइजेशन में, लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब हुआ कि बहुत ही कम शहर थे और गांव ज्यादा थे। तो लिखो most of the population of the country, most of the population of the country, most of the population of the country lived, बोर्ड पे लिखा हुआ है lived, lived का मतलब होता है रहना। तो बताओ ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पर रहती थी, गांव में रहती थी। most of the population of the country lived lived in villages, lived in villages at the time of independence, lived in villages at the time of independence, at the time of independence, lived in villages at the time of independence। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो और फुल स्टॉप के बाद लिखो तो तकरीबन कितनी परसेंट रहती थी पॉपुलेशन रूरल एरिया में, 86। तो लिखो इट इज अबाउट 86%, it is about 86% lived in rural areas,
इट इज अबाउट 86% lived in rural areas. रूरल एरियाज। तो यहां पर एग्रीकल्चर के अलावा कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। जो भी करना है, जैसे भी करना है, एग्रीकल्चर ही करना है। ना एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ, ना एग्रीकल्चर के नीचे कुछ, है ना। तो लिखो लिव्ड इन रूरल एरियाज, सो देयर वाज लैक्ड अपॉर्चुनिटीज। लैक्ड का मतलब होता है कमी वहां पर, और अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है मौका। उनके पास कोई और मौका था ही नहीं काम करने का। क्या उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा चांस था काम करने का? कोई चांस नहीं था। देयर वॉज लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बाहर उनके पास कुछ नहीं था करने को। सो देयर वॉज लैक्ड अपॉर्चुनिटीज, देयर वॉज लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, outside agriculture. So there was lacked opportunities outside agriculture. lacked का मतलब होता है कमी और opportunities का मतलब होता है मौके। उनके पास कोई और दूसरा काम धंधा या कोई और दूसरे मौके नहीं थे अपने जीवन को चलाने के लिए।